गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कल्पना कोचिंग में स्वागत है। हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 का अनसॉल्व पेपर हल करवा रहे हैं, जिसमें हमने 2024 का सेट नंबर 1 EX 324 EX हल करवा चुके हैं। पूरा आपका प्लेलिस्ट एक बना हुआ है, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ बना हुआ है कि कक्षा 12 अनसॉल्व पेपर। वहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं कि आपका सेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सेट नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं। सेट नंबर 2 का भी एक वीडियो आपका बन चुका है, जिसमें हमने जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव थे वो हम करवा चुके हैं, और सवाल नंबर 2 के आपके 3 खंड करा चुके हैं, का, खा, गा। आज हम सवाल नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 का घा खंड और 2 का अंगा खंड करेंगे। अब इसके बाद तीसरे वाले सवाल पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि आपको अनसॉल्व का मैं एक सीरियल से एक तरफ से आपको एक एक सवाल करवा रहा हूँ। आप लोग आराम से इसको क्या करिए, चेक देख लीजिए, ध्यान से देखिए, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बट आप थोड़ा धैर्य से आराम से पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि क्या कैसे किया जा रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो आप पढ़े ही होंगे, अगर नहीं भी पढ़े तभी कोई दिक्कत नहीं। मैं क्वेश्चन के साथ साथ पहले आपको क्या करूँगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, कॉन्सेप्ट के बाद ही क्वेश्चन आपका हल हो गया। यानी जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि आपका डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू आपका 2 + y अपन x-2 का व्यापक हल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो आप इसमें क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन पहले ये आपको कंफर्म होना चाहिए, सर ये है कहाँ का क्वेश्चन, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन। यही आपकी समस्या है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपको पता करना पड़ेगा ये किस चैप्टर का है, तो हम कैसे लगाने वाले हैं। तो ये आपका अगर कहीं भी आपका डी डी एक्स ऑफ वाई दिख जाए और बीच में इक्वल का साइन दिख जाए तो इसका मतलब ये कंफर्म है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण का सवाल है। अब अवकल समीकरण की चूंकि इसके पहले हमने पूरा एक सेट हल कर चुके हैं, तो वहाँ पे अवकल समीकरण सारी चीज़ें आपको मिल गई। बट आप एक सीरियल से आप देखिए, तो आपको जितने भी मैं सेट कराऊंगा धीरे धीरे आपको बात समझ में आने लगेगी। एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो में आपको समझ में आने लगेगी, हाँ सर इसमें करना क्या होता है, और तब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा में भी आपको आसान हो जाएगा। अगर आप कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी देखते हैं तो आपके लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि आपको पहले कॉन्सेप्ट अगर याद है तो आप ट्रिक अपने आप बना सकते हो, उसमें कोई दो नहीं। उस ट्रिक क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। कैलकुलेशन कुछ आप माइंड में कर लेंगे तो छोटा बन जाता है, बस इतना ही है। और कोई मैथमेटिक्स में किसी तरह का कोई ट्रिक नहीं होता है, मैं ये बता दूँ आपको। पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से कन्फर्म होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका कन्फर्म है तो आप क्या करेंगे, सवालों को आराम से लगा सकते हैं, और बहुत सारे कैलकुलेशन आप माइंड में कर लेते हैं तो सवाल आपके लिए छोटा हो जाता है। कम से कम आपको पेन चलाने की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं अभी इसकी बात करूँ, लेकिन आपको मैं यहाँ पे कक्षा 12 का आंसर करा रहा हूँ, मैं पूरे बेसिक से कैसे क्या करना है वो मैं कराऊंगा। आपका क्वेश्चन मिला बेटा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू आपका 2 + y अपन x-2 का व्यापक हल ज्ञात करना है। यहाँ पे व्यापक एक शब्द दिया है, जिसे आप जनरल टर्म कहते हैं, जनरल सोल्यूशन। तो आप याद रखिए कि जब भी आपका क्या मिलेगा, एक अवकल समीकरण मिलेगा, तो अवकल समीकरण को सॉल्व करने का एक तरीका है कि आपको क्या करना है, पहले इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट हम कैसे करते हैं, यक्स वाले पार्ट को आपका अलग करना होगा, वाई वाले पार्ट को आप अलग करना होगा, तब आप उसका इंटीग्रेट कर पाते हो। एक वेरिएबल और सेपरेबल कहानी है। आपके सिलेबस में 3 तरह के सॉल्यूशंस हैं। पहला आपका वेरिएबल सेपरेबल होगा, वेरिएबल सेपरेबल के बाद आपका दूसरा आता है होमोजीनियस आता है, तीसरा आपका आता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे आप रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आप एक्स वाले पार्ट को अलग कर लो, वाई वाले पार्ट को अलग कर लो, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर दो। दोनों पक्षों का, एक का एक्स के रिस्पेक्ट में, दूसरे का वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। जो वैल्यू मिलेगी, अब चूंकि एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आपको क्या होता है, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी जोड़ना पड़ता है। तो जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आप जोड़ देते हैं तो वही आपको बताता है, जो आप सी जोड़ते हैं वही आपको बताता है कि ये व्यापक हल है। क्यों? क्योंकि सी की जगह पर आप पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू नहीं रखें। अगर आप कोई एक वैल्यू रख देते हैं तो उसे हम विशिष्ट क्या कहते हैं, विशिष्ट हल कहता है। तो विशिष्ट हल आपको ज्ञात करना है तो वो आपको कोई वैल्यू दे देता है, एक्स और वाई कोई वैल्यू देता, तो आप वहां से क्या करते, सी की वैल्यू निकालते, फिर ले जाके उस समीकरण में रख देते, तो आपका विशिष्ट सोल्यूशन हो जाता है। लेकिन व्यापक सोल्यूशन में आपको सी ही पड़ा रहेगा, कांस्टेंट टर्म ही पड़ा रहेगा, कांस्टेंट आपका हटेगा नहीं। तो इसलिए आप एक कांस्टेंट जोड़ने का प्रयास करिएगा कि आप जब भी सवाल को हल करिएगा सवाल को। अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया बेटा, दिया गया है आपका डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू आपको दिया गया है 2 + y, और यहाँ पे आपका x-2।
अब एक चीज आपको बता दें, जब भी आपको इंटीग्रेट करना होता है तो जो dx वाला पार्ट होता है या dy वाला पार्ट होता है, dx और dy वाला पार्ट हमेशा आपका न्यूमरेटर में काम करेगा, यानी अंश का काम करेगा, कभी भी हर का कम नहीं करता। ठीक है, जब भी आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो अब आप सोचेंगे सर इसको मैं इधर लेके चला, इसको इधर लेके ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी हमने बताया कि जब भी आपको इंटीग्रेशन करना होता है तो इंटीग्रेशन का सिंबल आपका इस तरह इंटीग्रेशन बना, तो यहाँ पे dx लिखा गया। कभी भी आपका इस तरह से dx आपको नहीं मिला है कि आप इसका dx करिए, ठीक, ये नहीं, गलत, ये गलत, आपको ये करना है। तो इसका मतलब आपको ऐसा खोजना है कि जो ये dx वाला पार्ट है या इंटीग्रेशन आपका यहाँ पे dy आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे होना चाहिए 1/dy या 1/dx नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको ऐसा ले जाना है एक को एक तरफ कि ये वाला पार्ट और dy वाला पार्ट आपका ऊपर हो और कुछ भी नीचे हो जाए, काम चलेगा, बट ये dx और dy वाला पार्ट आपका हमेशा ऊपर होना चाहिए, यानी अंश का काम करना चाहिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे तो भाई इसको आप उधर लेके चले जाओ, ये इधर ऊपर में बनाई है, ये नीचे, तो इसको उधर कर दो। ये वाला y वाला पार्ट ऊपर है, नीचे आपका x वाला पार्ट है, तो x वाला आपका अलग हो जाएगा और y वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से आप देखेंगे कि आपका जो आया dy और यहाँ पे इसे बटे में लेके आएंगे तो ये आपका 2 + y हो गया, और यहाँ से आपका e ऊपर चला जाएगा तो आपका dx अपान ये नीचे हो जाएगा x - 2। यहां तक शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसको यहां भेज दो, इसको यहां भेज, बस इतना ही काम हुआ है। y वाले पार्ट को y के नीचे dy के नीचे ले आओ, और ये जो dx है उसको x वाले पार्ट के ऊपर लेके चले जाओ। ठीक है, जब इतना हो गया तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का आप लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का क्या करना है भैया, समाकलन करने पर। अब आपको क्या करना है, समाकलन का सिंबल आपका क्या होता है ये आप बना देंगे, समाकलन का सिंबल आप बनाएंगे, यहां से आपका आ जाएगा, यहां से आपका आया dy और अपान आपका आया 2 + y, यहां से आपका इंटीग्रेशन का सिंबल dx अपान x - 2। ठीक है, अब यहां से आप क्या करेंगे, इसका जब आप समाकलन करेंगे तो आपको एक चीज हम बता दें कि आप इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x, यानी यहाँ पे x है, ऊपर dx है, तो इसका आपका क्या होता है बेटा log x। ठीक है, और प्लस यहाँ पे आप कांस्टेंट डाल लेते हैं तो सही हो जाता है, कोई दिक्कत है नहीं। अभी मॉड सोच रहे हो सर, मॉड आप लगा दिए, बोल तो रहे log x लेके लगा दिए मॉड, तो ये कहता है कि अगर x की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव आ रही है तो निगेटिव को आप क्या कर लोगे, मॉड लग जाएगा तो लॉग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। x की वैल्यू लॉगरिथमिक के लिए, लॉग के लिए आपका क्या होता है, वो तभी परिभाषित होता है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। x की वैल्यू किससे बड़ी हो, 0 से बड़ी हो। लॉग के लिए दो चीजें आती है, एक बेस की बात आती है, एक आपका क्या होता है जो वैल्यू दी गई है उसकी बात आती है, वेरिएबल आपका। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो x लगा होता है ये आपका तभी डिफाइंड होता है जब ये आपका x ग्रेटर देन 0 हो। अब यहाँ पे भैया आप x की वैल्यू अगर मान लो -1 रखोगे तो मॉड लगा लोगे तो -1 = +1 तैयार हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करें, तो मॉड लगा लेते हैं। अगर आप मॉड नहीं भी लगाते हैं तो लॉग की डिफिनेशन कहता है कि x कहता है, लॉग कहता है हम निगेटिव नहीं लेंगे, हम निगेटिव नहीं लेंगे या 0 भी नहीं लेंगे। इसलिए ये बात याद रखिएगा, ये अगर आपको मिलता है तो अब आपको ये पता है, तो यहाँ से ये चीज़ें आपको हल होने वाली हैं कि अगर ऐसा है तो अब यहाँ से आपको मिल गया, ये वैल्यू आपको मिली log, क्या मिला, log 2 + y। अगर ये लीनियर है तो ये सीधे लिख दिया जाएगा, और आप देखेंगे y का कोई गुणांक है, y के साथ कोई संख्या गुणे में है तो वो बाहर आके यहाँ पे 1/, हो जाता है। कितना हो जाता है, बाहर आके 1/। जैसे अब यहाँ पे 1 ही है तो 1/1 हो गया। यहाँ पे अगर 2y होता तो 1/2 हो जाता, यहाँ पे 3y होता 1/3 हो जाता, यहाँ पे 5y होता 1/5 हो जाता, यहाँ पे a होता तो 1/a हो जाता, यहाँ पे b होता 1/b। ये बात आप समझिए, ठीक है। अब बराबर इसका भी वही कहानी, तो इसका भी आपका कितना आ गया, log यहाँ पे आप लगा लिए और यहाँ पे x माइनस क्या आ गया, 2 आ गया। वही कहानी यहाँ पे भी, अगर x का कोफिशिएंट
आपका 1 है तो 1/8, ठीक है। 2 होता 1/2, 3 होता 1/3, 4 होता 1/4, 5 होता 1/5, ए होता 1/8, ठीक है। जो भी होता वो आप यहाँ पे लिख देते प्लस। अब देखिए ये सारी चीजें आपकी किसके रूप में हैं, लॉग के रूप में है। जब बेटा जो जिस रूप में हो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो होता है वो अपने मन से आपको जोड़ना होता है। आप उसको भी अगर ये लॉग के रूप में तो आप लॉग के रूप में लिख लीजिए। किस रूप में लिख लीजिए, लॉग के रूप में लिख लीजिए। तो जब लॉग के रूप में लिख लेंगे तो आप क्या करिए, log c लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब जब आप log c लिख लिए तो यहां से आप इसे क्या कर सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा, ये आपका log आया और ये आप इसे 2 + y लिखे रहिए। इसे आप क्या करिए, log m इंटू log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। तो ये आपका हो जाएगा log x माइनस 2 इंटू सी। अब देखिए ये भी log तो log खत्म हो गया। तो यहां से आपका आया 2 + y इक्वल टू आपका c इंटू एक्स माइनस 2। इस 2 को उधर लेके चले जाइए तो y इक्वल टू आपको मिल जाएगा c और x माइनस 2 माइनस आपका 2 हो गया, ठीक है। ये आपका जो आया ये आपका कहलाया जनरल सॉल्यूशन। क्या कहलाया, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका कहलाता है व्यापक सॉल्यूशन। इसको थोड़ा सा और आप चाहे तो हल कर सकते हैं। यहाँ पे y इक्वल टू आप सी एक्स कर लेंगे, -2c कर लेंगे और यहाँ पे -2 है। तो चूंकि ये भी आपका -2c भी कांस्टेंट है और -2 भी कांस्टेंट है, तो भी आप उसकी जगह पे एक अलग कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो हो सकता है आपको वो भी मिल जाए, लेकिन आपको इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहले सवाल का सोल्यूशन। तो ये आपका दूसरे का घ खंड आपको कंप्लीट हो गया। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैं एक चीज लिख देता हूँ कि चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ आपका dx/x इक्वल टू क्या होता है, log x होता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज आपका पता है तो आप इसको लगा दीजिए। नहीं पता है तब याद रखिए भाई, अगर आपको नहीं पता है तो आज पता हो गया ना, तो आज से आप इसे याद रखिए। अब आपको देखिए दूसरा सवाल, ये दूसरे का अंगा खंड की अगर हम बात करें, ये बेटा कह रहा है कि x + y इक्वल टू 7 0 4 5 x माइनस वाई इक्वल टू -3 0 0 -3। तो आपको x और y के मान ज्ञात करने। तो आपको मैं एक बात बता दूं, ये सवाल तो आपका सीधे मैट्रिक्स दिख रहा है, तो ये आपको इस तरह दिखा तो ये मैट्रिक्स ही है। अगर यही आपका सीधे लाइन बना होता है, ये आपको बड़ा ब्रेकर जो बना वो ना बना होता तो वो डिटरमिनेंट में चला जाता है, यानी सारणिक में चला जाता है। अभी आपका आव्यूह में है, मैट्रिक्स में है। तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू चाहिए भाई, एक्स की वैल्यू चाहिए और वाई की वैल्यू चाहिए। आप सोचो, आपने इसके पहले की कक्षाओं में कक्षा 10 में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, दो चर राशि के रैखिक समीकरण। ये भी आपका दो चर राशि का ही समीकरण है, रैखिक भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी एक घात, यहाँ पे भी एक घात, यहाँ पे भी एक घात, यहाँ पे भी एक घात। तो ये दोनों समीकरण आपके रैखिक ही हैं। वो अलग बात है कि इनका जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिया है वो आपका एक मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है, वो मायने नहीं रखता, ठीक है। अब मैट्रिक्स फॉर्म में है तो मैट्रिक्स फॉर्म वाला काम करेंगे। अगर वो आपका नॉर्मल संख्या होती तो नॉर्मल संख्या की बात करते। तो एक बात बताइए, आपको x और y की वैल्यू चाहिए। आप अपने दिमाग में सोचिए कि सर अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो y आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बचेगा कौन भाई, x वाला ही पार बचेगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरी चीज, अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, घटा देता हूं, तो यहां से इसमें से इसको घटा देंगे तो -x हो जाएगा, +y हो जाएगा। तो x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे y दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, अभी मैं कक्षा 10 का भी वीडियो डाल रहा हूं, आप वहां पे देख सकते हैं, जिससे आप ये विधि जो मैं बता रहा हूँ ये विलोपन विधि है। कौन सी विधि है, विलोपन। वहां पे आपको 3 विधियां पढ़नी है, वैसे 4 विधियां थी लेकिन आपको 3 ही विधि पढ़नी है। खैर हम चारों विधि पढ़ा देंगे। आपका पहला ग्राफी विधि होता है, विलोपन विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। ये चारों विधि से आप क्या करते हैं, जो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप विलोपन विधि लगाएंगे, आराम से आप क्या करेंगे, x बराबर आपको दिया गया है, यहाँ पे जो आपको दिया गया, पहले आप इसको लिख लीजिए, x + y इक्वल टू दिया गया है आपका 7 0 4 5 एंड आपका x माइनस वाई इक्वल टू दिया गया है, x माइनस वाई इक्वल टू आपको दिया गया है -3 0 0 -3।
हमने कहा जब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण एक को समीकरण दो में जोड़ने पर। तो जब समीकरणों को जोड़ना होता है बेटा तो आपको बता दें लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड हो जाता है और राइट वाला क्या होता है, राइट वाले में ऐड हो जाता है। लेफ्ट वाला लेफ्ट में और राइट वाला राइट में ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब यहां से आपका x प्लस वाई और यहां से प्लस x माइनस वाई इक्वल टू इधर वाला आपका 7045 प्लस -30 माइनस 3। अब इसको आप जब खोलेंगे तो आपका क्या आएगा भाई, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू। मैट्रिक्स के सम में क्या होता है कि आप जो आपके संगत एलिमेंट होते हैं वही आपस में ऐड हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये आपका पहले रो फर्स्ट कॉलम में है तो इसका भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट आप खोजिए। पहले का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ही ऐड होगा। पहले का फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में ऐड होगा। ये चीज आपको याद रखना है। ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आपका 7 प्लस -3 जो सिंबल यहां लगेगा वही यहां पे बीच में लगाएंगे आप। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लाई की बात नहीं करेंगे आप। अब यहाँ पे इसमें ये ऐड होगा तो यहाँ पे आपका 0 प्लस 0 वो उसी का एलिमेंट भी होगा, उसी स्थान का जिस स्थान को आप जोड़ रहे हैं। यहाँ पे 4 में आपका क्या हो जाएगा, 0 जुड़ जाएगा। यहाँ पे आपका 5 में क्या जुड़ जाएगा, 5 प्लस आपका -3 मिल गया। यहाँ से देखेंगे y से y आपका क्या हो गया, घट गया। और यहाँ पे आपका बचा कितना, 2x इक्वल टू, यहाँ पे आपका आया 7 -3, यहाँ पे आया आपका 0, यहाँ पे आपका आया 4, यहाँ पे आपका आया 5 -3। यहाँ से आप 2x की बात करेंगे तो यहाँ से आपका आया 7 में से 3 घटा 4, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे 5 में से 3 घटा कितना आया, 2। आपसे x की वैल्यू पूछा है ना कि 2x की वैल्यू पूछा है। तब यहाँ से आप ये जो 2 है इसको आप यहाँ से हटाएंगे तो ये इधर अगर आपका x के साथ गुणा में है तो इधर जाके बटे में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू आई 1/2 और यहाँ पे आपने लिखा 4 0 4 2। अब मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, मैट्रिक्स में ये होता है कि अगर आप एक एलिमेंट किसी भी संख्या से मैट्रिक्स में आप डिवाइड करना चाहते हैं, किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड करना चाहते हैं या किसी भी कांस्टेंट से आप मैट्रिक्स में गुणा करना चाहते हैं, तो वो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में उस कांस्टेंट का क्या होता है, गुणा हो जाता है और डिवीजन हो जाता है। अगर आप गुणा कर रहे हो तो गुणा होगा, भाग कर रहे हो तो भाग होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे ये सीधे आप क्या करिए, 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 मिल जाएगा, 2 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही मिलेगा, 2 से आप 4 में भाग देंगे तो आपको यहाँ पे भी 2 मिल जाएगा, 2 से आप 2 में भाग देंगे तो वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ से अब आपका x की जो वैल्यू आई वो आपकी 2021 है, 2021 आई, x की वैल्यू मिल गई। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, y की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम इस सवाल को मिटा के इसमें लगा देते हैं, ठीक है। y की वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने कहा कि पहले वाले समीकरण से दूसरे को आप घटा दीजिए तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। आप एकदम आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चूंकि यूपी बोर्ड में लिखना है, लिखना पड़ेगा ये सारे सवाल। पुनः आपका x की वैल्यू मिल गई तो आप लिखेंगे यहाँ पे पुनः समीकरण 1 से समीकरण 2 को
घटाने पर। तो जब आप घटाएंगे तो हमने बताया कि बेटा जोड़ने वाला काम या घटाने वाला काम या गुणा करना होगा, तो आपका लेफ्ट समीकरण को, दो समीकरण को जब गुणा करते हैं या घटाते हैं जोड़ते हैं तो लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले में और राइट वाला राइट वाले में जुड़ जाता है। अगर आप जोड़ने का काम करते हैं घट जाता है, अगर आप घटाने का काम करते हैं गुणा हो जाता है, अगर आप गुणा करने की काम करते हैं। तो अब यहाँ से इस वाले में से इसको घटाना है, तो यहाँ से आपका x प्लस वाई आया माइनस आपका यहाँ से x माइनस वाई आया और इक्वल टू, इधर मैट्रिक्स आपका बनेगा, यहाँ पे आपका 7 0 4 5 और माइनस लगाना है क्योंकि घटाना है आपको, यहाँ पे -3 0 0 -3 आपको मिल गया। अब यहाँ से इसे ब्रैकेट खोलेंगे तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई हुआ, और यहाँ से आपका क्या हमने बताया कि जो सिंबल यहाँ पे लगा रहेगा वो यहाँ लगा लेंगे, उस एलिमेंट को ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपका 0 माइनस 0 आया, यहाँ से आपका 4 माइनस 0 आया, यहाँ पे आपका 5 माइनस -3 आया। तो यहाँ देखेंगे x से x आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ से आपका y से y ऐड हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू यहाँ से आपका 7 माइनस माइनस प्लस 3, ये आपका 0 आया, यहाँ से आपका 4 आया और 5 प्लस आपका 3 हुआ। यहाँ से आप देखेंगे बेटा 2y इक्वल टू आया, साथ में 3 ऐड हो गया तो 10 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ और ये 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब हमने आपसे क्या बताया कि आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपको y की वैल्यू चाहिए ना कि 2y की चाहिए, जब y की वैल्यू चाहिए तो इधर जो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है उस 2 को इधर आप डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 10 0 4 8 हो जाएगा। अब आप 2 से क्या करेंगे, इसके अभी हमने बताया कि वहाँ से आप जैसे हर एक एलिमेंट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो y इक्वल टू आपको मिल गया, 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका 2 से आपका यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, इसको आप करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से आप 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो अर्थात यहाँ से आपका x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई। लास्ट में आप लिख देंगे अतः x बराबर आपको मिला, कितना मिला, 2 0 2 1 तथा y की वैल्यू जो मिला वो आपका मिला 5 0 और 2 4। ये आपका क्या हो गया भैया, इस दिए गए सवाल का हल। दूसरे का यानी सवाल नंबर दूसरा भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव था वो पूरा कंप्लीट हो गया पहले वीडियो में, और आपका सवाल नंबर 2 आपका 2 खंड बचे हुए थे जो आपके इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 पे।